नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। इस समय हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाफर को। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिमली को। सिमली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में कॉम्पेरिजन होता है और इसमें कॉम्पेरिजन वर्ड सो लाइक एज का भी यूज होता है। मेटाफर में भी क्या होगा, इसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में कॉम्पेरिजन तो होगा, लेकिन इसमें किसी भी कॉम्पेरिजन वर्ड का यूज नहीं होगा। मेटाफर की एक और विशेषता होती है, इसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो एक है। ठीक है, और ये डेफिनेशन पीजीटी 2009 के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेटाफर में क्या होगा, इसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को इस तरह से ये ट्रीट किया जाएगा जैसे कि ये क्या है, एक है। और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो होता है इज या वॉज। 90% से भी ज्यादा एग्जाम्पल्स मेटाफर के आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट के बाद क्या मिलने वाला है, इज या वॉज मिलने वाला है। एक तरह से ये आपको क्लू का काम करेगा। आज के सेशन में कुल मिलाकर के हम 25 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे भी गए हैं, जिसमें अकेले 19 ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसमें आपको सब्जेक्ट के बाद क्या मिलने वाला है, या तो इज मिलेगा या तो वॉज मिलेगा। बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेटाफर को। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, मेटाफर को इम्प्लाइड सिमली भी कहा जाता है। ये पीजीटी 2000 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इम्प्लाइड का मतलब होता है इनडायरेक्ट तरीके से। देखो, मेटाफर में भी क्या होता है, सिमली की तरह कॉम्पेरिजन होता है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में। चूंकि मेटाफर में किसी भी कॉम्पेरिजन वर्ड का यूज नहीं होता है, इसीलिए इम्प्लाइड सिमलीज को कहा जाता है। इम्प्लाइड का मतलब होता है किसी भी कॉम्पेरिजन वर्ड का यूज ना होना, उसके बावजूद भी कॉम्पेरिजन हो जाना। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये पीजीटी 2000 में प्रश्न पूछा जा चुका है। मेटाफर के एग्जांपल्स में सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे या दो अलग अलग एंटिटी होंगे और दोनों को क्या कर दिया जाएगा, सेम कर दिया जाएगा। और सेम करने के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, इज या वॉज का यूज होगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आप बहुत इजीली मेटाफर के एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखो, लाइफ इज ए ड्रीम। लाइफ क्या है, ड्रीम है। लाइफ अलग एंटिटी है, ड्रीम अलग एंटिटी है, लेकिन इसको सेम कर दिया गया है। कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, इसका यूज किया गया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर होगा। ये पीजीटी 2000 में प्रश्न पूछा जा चुका है। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। लाइफ जो है देखो अलग एंटिटी है, बेड ऑफ रोजेस ये अलग एंटिटी है। और यहाँ पे देखो बीच में क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज आ रहा है, यानी लाइफ जो है बेड ऑफ रोजेस नहीं है। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। देखो, लाइफ और टेल ये अलग अलग एंटिटी है, लेकिन इन दोनों को सेम करने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया है, इज आया है। और फिर ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर होगा। नेक्स्ट है, लाइफ इज बट वॉकिंग शैडो। लाइफ कुछ और नहीं लेकिन क्या है, वॉकिंग शैडो है। देखो, लाइफ एक अलग एंटिटी है, वॉकिंग शैडो ये अलग एंटिटी है। इन दोनों को सेम करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इसका यूज हुआ है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर होगा। लव इज ब्लाइंड। लव और ब्लाइंड को एक कर दिया गया है, और किस हेल्पिंग वर्ब ने किया है, इज ने किया है। लव इज द स्पाइट ऑफ लाइफ। स्पाइट का मतलब दुख देने वाला। लव जो है लाइफ में दुख देने वाला होता है। तो देखो, स्पाइट ऑफ लाइफ ये अलग एंटिटी है, लव ये अलग एंटिटी है। इन दोनों को वंस अगेन एक करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर होगा। नेक्स्ट देखो, द न्यूज वॉज डैगर्स टू हिज हार्ट। न्यूज जो है उसके लिए क्या था, बहुत ही दुखद था। तो देखो यहाँ पे न्यूज ये अलग एंटिटी है, डैगर्स ये ऑब्जेक्ट है। इन दोनों को यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हुआ है। बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज जो है एक प्रकार की वाइल्ड जस्टिस होती है, यानी बदला लेना एक तरह से न्याय तो होता है, लेकिन एक हिंसक न्याय होता है। तो रिवेंज और वाइल्ड जस्टिस को सेम करने के लिए देखो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया है, इज आया है। और ये सिर्फ किसमें होता है, मेटाफर में होता है। नेक्स्ट है, कैमल को देखो डेजर्ट का शिप बोला गया है। ठीक है, कैमल ये एनिमल है, शिप ये ऑब्जेक्ट है। इन दोनों को वंस अगेन सेम करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर होगा। नेक्स्ट देखो, आवर मदर इज द स्टार ऑफ आवर फैमिली। देखो, मदर को क्या बोला गया है, यहाँ पे मदर को स्टार बोला गया है हमारी फैमिली की। तो देखो, मदर और स्टार ये दो अलग अलग एंटिटी है। इन दोनों को सेम करने के लिए फिर से देखो इज आया है। तो जाहिर सी बात है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अ मैन ऑफ आयरन करेज को एक करने के लिए यहाँ पे कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, वॉज का यूज हुआ है। अगेन यहाँ पे मेटाफर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फ्रेंडशिप इज अ सेल्टरिंग ट्री। ये लाइन एस.टी. कॉलरिज के पोएम यूथ एंड एज से लिया गया है। और फ्रेंडशिप जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी दोस्ती क्या है, एक राहत देने वाली ट्री है। तो दो अलग अलग एंटिटी को वंस अगेन यहाँ पे देखो सेम करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आया है। नेक्स्ट है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मैरली प्लेयर्स। देखो पूरे संसार को क्या बोला गया है, स्टेज बोला गया है। तो दो अलग अलग एंटिटी को फिर से एक करने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आया है, इज आया है। ये सिर्फ किस में होगा, मेटाफर में होगा। ये लाइन जैक के द्वारा एज यू लाइक इट में बोली जाती है। और एज यू लाइक इट कब आती है, ये भी आपको याद होना चाहिए, 1599 में आती है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त वॉज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ये एक फ्रेंच मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल लीडर होता है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं भी होती हैं और कुछ अवगुण भी होती हैं। और सेम विशेषताएं और अवगुण किसमें था, समुद्रगुप्त में भी था। इसलिए इन दोनों को सेम कर दिया गया है। और सेम करने के लिए किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, वॉज का यूज किया गया है। और ये सिर्फ किस में होगा, मेटाफर में होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, राणा प्रताप वॉज अ लायन इन द फाइट। राणा प्रताप एक प्रॉपर नाउन, लायन एनिमल, इन दोनों अलग अलग एंटिटी को सेम करने के लिए देखो हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज किया गया है। और ये सिर्फ किसमें होगा, मेटाफर में होगा। जिस प्रकार से लायन जंगल में दहाड़ लगाता है, ठीक वैसे राणा प्रताप भी अपने दुश्मनों का सामना युद्ध के मैदान में डट के करते थे। अगर सेम सेंटेंस को एज द सिमिली यूज करना हो तो बोलना पड़ेगा, राणा प्रताप फॉट लाइक अ लायन। तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड लाइक का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिमिली हो जाएगा। नेक्स्ट है, माई हार्ट क्या है, एक लोनली हंटर है। तो देखो माई हार्ट और लोनली हंटर अलग अलग एंटिटी को सेम कर दिया गया है, इसलिए ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर होगा। और ये ध्यान रखना, लाइन कार्सन मैकलर्स के नॉवेल द हार्ट इज लोनली हंटर से लिया गया है। नेक्स्ट लाइन है, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये देखो पीसीटी 2000 में प्रश्न पूछा जा चुका है। हैप्पीनेस को बोला जा रहा है ये एक ओकेजनल एपिसोड है, ठीक है। थॉमस हार्डी की ये नॉवेल मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज से लाइन ली गई है। मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज कब आती है, 1886 में आती है, ठीक है। देखो थॉमस हार्डी एक पैसिमिस्टिक राइटर होते हैं और ये कहते हैं कि देखो जीवन में बहुत दर्द है और खुशी जो है वो कभी कभी आती है, ठीक है। तो हैप्पीनेस को ये क्या बोल रहे हैं, इन ओकेजनल एपिसोड बोल रहे हैं। और इन दोनों अलग अलग एंटिटी को सेम करने के लिए देखो यहाँ पे भी फिर से इज आया है। तो बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टेक द ब्लोज। ये टीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ह्यूमर को क्या बोला जा रहा है, लाइफ का शॉक एब्जॉर्बर बोला जा रहा है। दो अलग अलग एंटिटी को सेम करने के लिए देखो हेल्पिंग वर्ब इसका यूज किया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, मेटाफर में होता है। ह्यूमर यानी हंसाने का गुण। ये जीवन में जो शौक आते हैं, जो बहुत सारे दुख या झटके आते हैं, उसको सोखने का काम करता है। मतलब अगर लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेस एंजाइटी है, तो अगर स्वभाव विनोदी होगा यानी हंसाने का गुण होगा, तो वो उसको कम कर देगा। तो ध्यान रखना, ये किसका एग्जाम्पल है, मेटाफर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ये विलियम कॉपर के पोएम द टास्क से लाइन ली गई है। वैरायटी और स्पाइस ऑफ लाइफ को सेम किया गया है, हेल्पिंग वर्ब इज लगा करके, मेटाफर होगा। देखो इस लाइन का मतलब यही है कि लाइफ बहुत ज्यादा और इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल तब हो जाती है जब इसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया जाता है। नेक्स्ट लाइन है, डू यू नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट दैट सक द नर्स asleep। ये एनबीएस टीजीटी 2019 में प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पे बेबी किसके लिए यूज किया गया है, एस्प के लिए यानी स्नेक के लिए यूज किया गया है। और ये लाइन एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा से लिया गया है। और ये लाइन क्लियोपाट्रा अपने डेथ के पहले बोलती है। हम सबको पता है क्लियोपाट्रा की डेथ स्नेक बाइट से हो जाती है। और वो यही मानती है कि डेथ के बाद वो हेवन में किससे उसकी मुलाकात होगी, एंटोनी से होगी। और एंटोनी और क्लियोपाट्रा विलियम शेक्सपियर ने कब लिखा है, ये लिखा है 1607 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। ये झारखंड टीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। और ये लाइन पीवी शैली के ओड टू द वेस्ट विंड से लिया गया है। ओड टू द वेस्ट विंड कब लिखी जाती है, ये लिखी जाती है 1819 में और पब्लिश होती है 1820 में। यहाँ लॉक जो है थंडर क्लाउड के लिए यूज हुआ है। ग्रीक मिथोलॉजी में एक वुमेन होती है जिसका नाम होता है मैनेट। उन्हीं के लॉक की यहाँ पे
बात हो रही है। लॉक का मतलब होता है जूड़ा, जो औरतें पीछे ऐसे बांधती हैं। तो इनका जो जूड़ा था हवा में ये जो है बिखर जाता है, ठीक है। उसकी तुलना यहाँ पे की जा रही है थंडर क्लाउड से। थंडर क्लाउड्स जो है, जब वेस्ट विंड चलती है तो वो समुद्र पर ऐसे ही स्प्रेड हो जाते हैं जैसे मैग्नेट का लॉक हवा चलने से स्प्रेड हो जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, यहाँ पे होगा मेटाफर। और यहाँ पे ध्यान रखना लॉक्स किसके लिए यूज हुआ है, थंडर क्लाउड्स के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ सून हैड टाइम द सटल थिप ऑफ यूथ स्टोल ऑन हिज विंग माय 320th ईयर। ये जेआईसी लेक्चर 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये जॉन मिल्टन की एक सोनेट होती है और इस सोनेट को जॉन मिल्टन जब 23 इयर्स के होते हैं तब इन्होंने लिखा था, यानी इन्होंने इसको 1631 में लिखा है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जॉन मिल्टन ने टाइम को क्या बोला है, थिप बोला है। दो अलग अलग एंटिटी को सेम कर दिया गया है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इसमें मेटाफर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है डब्ल्यू बी ईट्स की पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम। इस पोएम में डब्ल्यू बी ईट्स ने ओल्ड मैन को बोला है अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, ठीक है। ओल्ड मैन को उन्होंने बोला है एक फटा हुआ कोट जो एक स्टिक पर लटकाया गया है। दो अलग अलग एंटिटी को सेम कर दिया गया है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इसमें मेटाफर होगा। और सेलिंग टू बाइजेंटियम ये डब्ल्यू बी ईट्स की पोएम होती है जिसको 1928 में पहली बार पब्लिश कराया गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एलटीजीआईसी में ये हम लोगों को पढ़ना भी है। नेक्स्ट एग्जांपल है द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। ये टीजीटी 2010 में प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको याद रखना है, स्विफ्टली फ्लाइज द पीटर टेक। ये लाइन ड्राइडन के ट्रांसलेशन ऑफ एनिड से लिया गया है, ठीक है। और ये दोनों एग्जांपल्स देखने से आपको किसी भी एंगल से मेटाफर नहीं लग रहे हैं, इसको हम लोगों को याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे, बहुत आसानी से याद होगा। देखो, जब समुद्र की लहरें किनारों पर टकराती हैं तो फिर एक आवाज करती हैं, ठीक है। जब समुद्र की लहरें किनारों पर टकराती हैं तो आवाज करती हैं, साथ में जो है स्प्रिंकल्स भी निकालती हैं, यानी फब्बारे भी ये फैलाती हैं। और जब ये फब्बारे फैलाती हैं, ठीक है, उछालती हैं, तो फिर क्या होता है, तेजी से उड़ने वाली, स्विफ्टली फ्लाइज मतलब तेजी से उड़ने वाले पंख वाले मच्छरों की इसमें डेथ हो जाती है। तो देखो, किनारों पर बहुत सारे मच्छर भी होते हैं, तो जब समुद्र की लहरें किनारों पर टकराती हैं तो तेजी से उड़ने वाले मच्छरों की उसमें क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। बस ये आपको याद रखना है, ये दोनों एग्जांपल्स आपको याद रहेंगे। एग्जाम में अगर ये पूछा जाएगा तो हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखो, मेटाफर के एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये सारे एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।